नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गार्गी इंस्टीट्यूट गार्गी संस्थानम के इस नई वीडियो में। आज हम फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे जो कि अपना आगे का टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम, आवेग, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इन सब के बारे में आज अपन देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था बल और उससे संबंधित गति के नियम के बारे में, न्यूटन से संबंधित गति के नियम के बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम? संवेग संरक्षण के नियम का सीधा सा मतलब है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उसका संवेग नियत रहता है। नियत का मतलब है इंग्लिश में कांस्टेंट, या फिर एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि आप किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये संवेग संरक्षण का नियम बोल रहा है। तो इससे आगे संवेग जो है मैंने पिछली क्लास में आराम से बता दिया था। संवेग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। संवेग का संबंध न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखने को मिलता है, जिसमें से फॉर्मूला निकल के आया था पिछली क्लास में अपना F बराबर मा। अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं, अपना पहला टर्म आती है वो है आवेग। क्या होता है आवेग? आवेग का मतलब है जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं आवेग। बहुत बड़ा बल इन द सेंस, मान लो आप पैदल चल रहे हो, आप में अचानक से आके एक कार भिड़ जाती है और वो कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो थोड़े समय के लिए, एक सेकंड के लिए आप में टक्कर मारती है तो भी आपका हाल हो जाता है मरने लायक, मर जाओगे या फिर हॉस्पिटल में तो एडमिट हो ही जाओगे। यानी कि बहुत बड़ा बल जब किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो इस स्थिति को बोला गया है आवेग। आवेग में डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि आवेग में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। आवेग में आके काम करेंगे तो बिगड़ेगा, क्योंकि आवेग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, डैमेज कर देता है। क्योंकि बहुत बड़ा बल कार्य करता है, छोटे समय के लिए भी कार्य कर जाएगा तो भी आपकी स्थिति को बिगाड़ देगा। आवेग का वो होता है, फॉर्मूला निकल के आता है बल इंटू समय अंतराल। अब ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें बल आ गया। बल अपन पहले ही देख चुके हैं, सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। इसका मात्रक निकल के आता है न्यूटन इंटू टी। ये इसका मात्रक निकल के आता है क्योंकि उसमें दो ही चीज है। आवेग समझ में आ गया होगा। आवेग के आगे बढ़ते हैं अपन, अपने अगली चीज आ रही है। मैंने जो कुछ चीजें इस टॉपिक में रह गई थी वही आगे बढ़ा के इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ, जो कि गति से रिलेटेड है। गति, बल, न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम, और आज जो पढ़ा रहा हूँ वो मिला के ये गति वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास से अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, दाब, इन सब के बारे में, कार्य, ऊर्जा और समय, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो इसका अगली जो टर्म आ रही है वो होती है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। बिना अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में कोई भी वस्तु केंद्र की वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं कर पाएगी। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला निकल के आता है, चूंकि एक बल है तो F से डिनोट करेंगे, mv² अपॉन r। इसमें m द्रव्यमान है, v वेग है और r जो है वो त्रिज्या है, वो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही होगी। अब एक और चीज निकल के आती है इसी में, अपकेंद्रीय बल। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है तो इसमें एक और टर्म निकल के आती है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। वैसे मैंने आपको बताया था जब भी कोई आप कार में बैठे और कार ऐसे मुड़ती है तो आप बाहर की ओर फेंकते हो, जो बाहर की ओर फेंक रहे हो उसको ये अपकेंद्रीय बल बोल रहा है। वैसे तो ऐसा कोई बल होता नहीं है, लेकिन न्यूटन की गति के नियम जो होते हैं उसको अजड़त्वीय फ्रेम, क्योंकि मैंने बताया था ये जड़त्व का उदाहरण है। आप सीधी रेखा में गति कर रहे थे, कार ने टर्न लिया तो आपने तो अपनी गति सीधी रेखा में बनाए रखी, पर कार ने टर्न ले लिया तो आपको ऐसा लगता है इस साइड फेंक रहे हो। तो ऐसा अजड़त्वीय फ्रेम में, यहाँ मतलब कि जहां जड़त्व काम नहीं करता वैसी फ्रेम में न्यूटन की गति के नियम समझाने के लिए अपकेंद्रीय बल की अवधारणा दी गई। इसका मतलब क्या होता है? जब
वृत्तीय मार्ग पर कोई गति कर रहा है तो उसको महसूस होता है कि वो बाहर की ओर फेंक रहा है, उसके अंदर बैठी हुई वस्तु को महसूस होता है वो बाहर की ओर फेंक रहा है। ये अपकेंद्रीय बल होता है, क्योंकि इस सिद्धांत पर मशीनें बनाई गई हैं जो अपकेंद्रीय बल पे कार्य करते हुए कामों को आसान बनाती हैं। उनमें से एक मशीन है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी जो है वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, कपड़ा सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। तो ये मशीन है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब क्या होता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि जो मौत का कुआं है वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल उसको केंद्र से बाहर फेंक रहा है, इसी कारण वो दीवारों पे चल रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, मौत के कुएं में काम करता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, दीवार गाड़ी को कुएं से बाहर की ओर फेंकती है, दीवार गाड़ी को कुएं के अंदर धकेलती है केंद्र की ओर, और गाड़ी द्वारा प्रतिक्रिया बल कुएं की दीवार पे लगाया जाता है। इससे क्या होता है, गाड़ी कुएं के मौत के कुएं पे चलती रहती है। ध्यान रखना, मौत के कुएं में हमेशा काम करता है अभिकेंद्रीय बल, ना कि अपकेंद्रीय बल। अब लगेगा आपको कि कुएं से बाहर जा रही है अपकेंद्रीय बल है, लेकिन अपकेंद्रीय बल कार्य नहीं करता, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हो गए। अब एक बहुत अच्छी टर्म निकल के आ रही है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, मतलब उस टर्म से आगे चीजें बनेंगी, उससे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल मैंने देखा था एग्जाम में, एक दो एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे गए तो जो बहुत इजी रहते हैं। आइए देखते हैं। अब जो टर्म निकल के आ रही है उसको बोला गया है बल आघूर्ण। क्या बोला गया है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या है, आघूर्ण। पहले तो आघूर्ण, बल आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब उसमें घूर्णन आ रहा है। तो बल के द्वारा किसी वस्तु या पिंड को किसी अक्ष के परितः यानी चारों ओर घुमाना। अक्ष यानी कि एक बिंदु मान लो, बल के द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण के आधार पर ही सरल मशीन काम करती है। सरल मशीन जैसे कि मान लो प्लास या कैंची। कैंची में आप देखोगे तो एक सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट क्या है, अक्ष, किसी अक्ष, और यहां से आप बल लगा रहे हो तो बल के द्वारा ये घूमते हैं, इधर उधर हो लेते हैं, तो इसके द्वारा आपका सरल मशीन काम करती है। कम बल से भी आप कठोर चीजों को काट देते हो। तो ये बल आघूर्ण द्वारा किसी वस्तु को या पिंड को अक्ष के चारों ओर घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है। बल द्वारा, बल आघूर्ण के आधार पर ही सरल मशीनें काम करती हैं। सरल मशीन डेफिनेशन है तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उदाहरण लिख देना, कैंची या जो भी आपको लगता हो। ईंट के भट्टे पे जो मशीन रहती है जिसमें ईंट रख के ले जाते हैं, उसमें लास्ट में ये पहिया रहता है और यहाँ पे लोड रहता है और ऐसे वो बने रहते हैं जिनको पकड़ के वो धक्का देते हुए ले जाता है, ऐसा पहिया रहता है। तो यहाँ पे मिट्टी भरी रहती है। तो ये भी सब बल आघूर्ण के आधार पर काम करती हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट ये है कि इसके आधार पर एक चीज निकल के आ रही है, वो उत्तोलक। एक चीज बनती है उत्तोलक, जिसको लीवर बोलते हैं। उत्तोलक, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक का मतलब, ये लीवर का मतलब आपने देखा होगा आपकी बाइक में भी जो ब्रेक दबाने का लीवर, जिसको बोलते हैं लीवर। बाइक होती है, साइकिल होती है, उसमें लीवर रहता है, यानी जो एक डंडी सी निकली रहती है वो लीवर रहती है। इन्होंने क्या बोला है कि वो आपके बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करके काम को आसान कर देती है। जैसे कि मान लो हेड पंप। अब हेड पंप में भी जो एक डंडा लगा रहता है वो भी उत्तोलक है, लीवर है, क्योंकि आप यहाँ से बल लगा रहे हो, बीच में एक स्क्रू रहता है, वो एक्सेस रहता है जिससे वो घूमता रहता है। यहाँ से आपने बल लगाया, ये इधर से हेड पंप ने पिस्टन को उठाया और आपके इधर से पानी आया। कभी आप वो डंडा हटा के या जो रॉड रहती है वो रॉड को हटा के आप डायरेक्ट उसमें जो पिस्टन रहता है उसको हाथ से उठा के देखना, वो नहीं उठेगा। आपको महसूस होगा कि कितना बल लगाना पड़ रहा है। और हेड पंप में आप कम फोर्स में भी उस बल उसको आराम से एक बच्चा भी पानी निकाल लेता है। तो क्या होता है, उत्तोलक का सरल मशीन है उत्तोलक। तो उत्तोलक बल आघूर्ण पे काम करके कामों को आसान बना देती है। आसान बना देती है जैसे कि नल में बच्चा भी पानी निकाल लेगा और बिना रॉड के बड़े भी उससे पानी नहीं निकाल पाएंगे। तो उत्तोलक में भी तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो बता दूं, उत्तोलक को तीन आधारों पर बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी पे बांटने का इनका कारण है, या प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तीन श्रेणियों में बांटा गया है तीन आधार पर।
तीन चीजें होती हैं किसी भी उत्तोलक में, उसके आधार पर इन्होंने, उसके फॉर्मेशन के आधार पर इन्होंने तीन प्रकार में इसको बांट दिया। तो वो तीन चीजें क्या होती हैं, एक होता है फलक्रम, एक होता है एफर्ट और एक होता है लोड। अभी इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश में याद रखें, इंग्लिश में याद रखने से आसानी होगी। हिंदी में नाम अजीब है, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हिंदी में नाम बताऊं तो मैं आपको आलम, अयास और भार, इसको बोलना है वो आलम, इसको बोलना है अयास। तो इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन बनी रही, क्या अयास होता है क्या आलम होता है। इससे अच्छा याद रखना फलक्रम, एफर्ट, लोड। और फलक्रम क्या होता है मैं समझा रहा हूं यहाँ कैची के एग्जांपल से। ये कैची है, अब ये कैची है, नाई की कैची है, बाल काटता है भैया नाई। तो इसमें आपने देखा होगा जो एक्सेस है, यानी यहां से कैची मूव करती है इधर उधर, ये भी इधर उधर मूव करते हैं और ये भी इधर उधर, तो इसके कारण मूव कर रही है, इसको एक्सेस बोलते हैं। या जिस अक्ष के कारण कैची मूव कर रही है, इधर उधर घूम रही है, उसको बोलते हैं फलक्रम। अब आपने देखा होगा कि नाई एफर्ट यहां से लगाएगा, यहां से पकड़ेगा और ऐसे ऐसे करेगा, तब जाके बाल कटेंगे इधर से। तो नाई एफर्ट यहां से लगा रहा है, यानी जहां से बल लगाया जाता है उस चीज को बोलेंगे एफर्ट। अब बाल कहां से कट रहे हैं, बाल यहां से कट रहे हैं, यानी कि लोड। बाल कैची पकड़ यहां से रही है, यहां से पकड़ रही है, तो लोड वो यहां से उठा रही है, तो इसको बोलेंगे लोड। ये तीन चीजों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी पे सरल मशीन को या उत्तोलक या लीवर को बांटा गया है। आइए देखते हैं प्रथम श्रेणी का क्या बोलता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक या लीवर वो होते हैं जिनमें इस साइड को क्या हो, एफर्ट हो, यानी कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। यहां पे क्या हो, एफर्ट, और यहां पे क्या हो, लोड, और फलक्रम कहां हो, बीच में। इस चीज को बोल रहे हैं प्रथम श्रेणी के उदाहरण। फिर से, ऐसे उत्तोलक जिनमें जो लोड होता है, सॉरी, जिनमें जो फलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, तो प्रथम श्रेणी के होंगे। अब आप देख लो क्या क्या होता है। तो आपने एक जो संडासी होती है, जैसे खाना बनाते टाइम उठाते हैं, एक होती है प्लास, कैंची आपने देख ही लिया। एक दो उदाहरण और देखते हैं। कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन भी वो ऊपर से दबाते हैं, नीचे से वो लोड उठाती है, बीच में एक्सेस रहता है। सीज, झूला, साइकिल का ब्रेक, साइकिल या बाइक का ब्रेक, या हेड पंप जो मैंने बताया था, क्योंकि हेड पंप में क्या होता है, ऐसा रहता है, ऐसी रॉड रहती है, यहां से क्या है, पिस्टन है, यहां से पानी उठा रहा है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, लोड है, उठा रहा है, यहाँ से अपन एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से अपन इसको दबाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। कहां से निकलता है, यहाँ से निकल जाएगा पानी। तो ये क्या है, हेड पंप का जो वो हैंडल है ना, ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में चीजें कैसी हो जाती हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण आप देख लो, ये कैंची इसका है, जिसमें पहले क्या हो, यानी जो फलक्रम है ना, एफ है ना, वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, तो ये हुआ है प्रथम श्रेणी का। अब द्वितीय श्रेणी में क्या हो रहा है, फलक्रम कुन्ने पर रहेगा, बीच में लोड रहेगा और इधर एफर्ट रहेगा, ये द्वितीय श्रेणी का हुआ है। जैसे एग्जांपल समझो, नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन क्या होती है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। जिसमें क्या होता है, आप देखोगे तो फलक्रम यहाँ रहता है, फिर उसके बाद में ऐसा नींबू निचोड़ने का वो रहेगा, ऐसे अच्छे से बनाते हैं, ये ऐसा रहेगा नींबू, और फिर यहाँ पे दो डंडे रहेंगे। अब इसमें क्या है, आप देखोगे तो ये एक्सेस है, इसी के आधार पर तो ये चारों ओर ये ऊपर नीचे घूम रहे हैं, यहाँ पे नींबू रखते हैं, तो ये हो गया लोड, ये हो गया फलक्रम, ये यहाँ से दम लगाते हैं, तो उसको बोलना है एफर्ट। यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के लीवर में, आप तो नींबू निचोड़ने की मशीन याद रख लो, ये एफर्ट, लोड और ये फलक्रम का होते हैं। कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बिना बुद्धि का काम है। कि कैंची याद रख लेना प्रथम श्रेणी का, नींबू निचोड़ने की मशीन याद रख लेना द्वितीय श्रेणी का, और तृतीय श्रेणी में अपन आगे देख रहे हैं।
तो द्वितीय श्रेणी की नींव, अब आप नींबू आपके याद में मशीन, नींबू निचोड़ने की जो मशीन आती है वो आपके दिमाग में रही, तो आप देखोगे नींबू निचोड़ने की मशीन में उसने पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या होता है। अब आपने कहा यार हमें तो पता नहीं क्या होता है, हम तो नींबू निचोड़ने की मशीन याद करके आए। तो आप नींबू निचोड़ने की मशीन को अपनी कॉपी पे एग्जाम में बनाना। इससे आप क्या देखोगे, उसने क्या पूछा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, हमें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक याद था नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन में अब अपन ने ये मशीन बना लिया, अपन देख रहे हैं कि जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। और जिस चीज से काम होता है यानी जहां भार रखा जाएगा उसको बोलते हैं लोड, और जहां से दम लगाई जाती है उसको बोलते हैं एफर्ट, ठीक है। ये इतना तो हमको पता था। उसने पूछ लिया फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो हमने देखा फलक्रम इसके कुन्ने में, एफर्ट ये बीच में लोड है, तो उसमें एक ऑप्शन भार होगा या लोड होगा, तो लोड को आप टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रथम श्रेणी की मशीन में आप कैंची याद रखना, कैंची में सबसे इधर होता है क्या, भार, लोड, बीच में होता है फलक्रम और इधर होता है एफर्ट, यानी उसमें एफर्ट और लोड के बीच में होता है फलक्रम, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उदाहरण में आप याद रखना चिमटा। चिमटा कैसा होता है, चिमटा सर ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो अपन जानते हैं कि चिमटे में दम यहां से लगाई जाती है, मम्मी जो है ना कुन्ने पकड़ के रोटियां बनाती हैं, नहीं, दम लगाई जाती है उसमें यहां से बीच में पकड़ के दबाया जाता है, तब कुन्ने से वो रोटी को उठाता है। तो दम कहाँ लगाई जा रही है, यानी एफर्ट कहाँ लगाया जा रहा है, बीच में, तो कहाँ हुआ है एफर्ट बीच में, और रोटी उठा कहां से रहा है, वो यहां से, तो इसको क्या बोलेंगे, लोड। और घूम किसके चारों तरफ रहा है, वो कुन्ना क्या रहता है यहाँ, तो कुन्ने को जो एक्सेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। यानी कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट होता है। चिमटा याद रखना, अभी भी बोल रहा हूं, जिस बिंदु के या जिस अक्ष के एक्सेस के चारों ओर फ्रीली कोई चीज घूमती है उस अक्ष को बोलते हैं फलक्रम, जहां से दम लगा रहे हैं उसको बोलते हैं एफर्ट, और जहां से सामान उठ रहा है उसको बोलते हैं लोड। ये तीन चीज याद रख लेना। उसके बाद उदाहरण याद रखना, प्रथम श्रेणी में कैंची, द्वितीय श्रेणी में नींबू निचोड़ने की मशीन, और तृतीय श्रेणी में क्या याद रखोगे, चिमटा। अब आपको वो दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दे दे, आप बता दोगे कि कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है या कौन सी श्रेणी का लीवर है। अब चिमटे के अलावा तृतीय श्रेणी में एक एग्जाम्पल वो देते हैं मनुष्य का हाथ, या ये पूछ लें कि मनुष्य का हाथ कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि मनुष्य का हाथ भी लीवर है। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा हाथ है, अब ये फ्रीली घूम रहा है, तो घूम किसके, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे यानी यहाँ पे अक्ष है, जिसके बिंदु है जिसके चारों ओर ये घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फलक्रम। अब मेरा एफर्ट कभी भी यहां से नहीं लगेगा। मान लो कोई लोग जिम जाते हैं तो डंबल उठाते हैं, ऐसे उठाएंगे वो, यानी दम उनकी यहां से लगेगी, तो दम यहां से लग रही है ना, तो यहां से एफर्ट लग रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ है, एफर्ट। ये फलक्रम इसकी घूम रहा है, ये एफर्ट। और डंबल को पकड़ कहां से रहे हैं, वो ऐसे पकड़ रहे हैं, दम यहां से लगा रहे हैं, पकड़ यहां से रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, लोड। फलक्रम एफर्ट लोड, फलक्रम एफर्ट लोड, फलक्रम एफर्ट लोड, यानी मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी का उदाहरण है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण। तो ये थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी का उदाहरण। आप ये एक एक एग्जांपल याद रख लेना, और ये समझ लेना कि फलक्रम वो बिंदु होता है, एफर्ट जहां से दम लगाई जाती है, और लोड वो होता है जहां से चीजों को पकड़ा जाता है। ये दो चीजें याद रख लेना। उत्तोलक या लीवर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। इसके आगे अपन मिलते हैं कल। एक दो चीजें और रह गई थी स्थायी संतुलन वाली, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे अपन मिलेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।